हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग लॉज चैप्टर के बारे में और इसमें हमने देखा था कि जो रूल ऑफ लॉ होता है और जो आर्बिट्ररी रूल होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कैसे लॉज इंडिया में चला करते थे, वो आर्बिट्ररी थे या वो रूल ऑफ लॉ था। उसके बाद हमने देखा कि पीपल के प्रोटेस्ट की वजह से, बहुत सारे लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स, इनकी वजह से कैसे एक आर्बिट्ररी रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस चैप्टर में, इस लेसन में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमेशा कंट्री में बनते हैं और या तो वो लॉज बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो लॉज अच्छे हों या चाहे वो लॉज बुरे हों, कहीं ना कहीं सोसाइटी के एक सेक्शन को उससे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो हमेशा ऐसा होता है, कोई भी लॉज हर इंसान को पसंद नहीं आते। कुछ लोग को उस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे और कुछ लोगों को वो लॉज अच्छे लगेंगे। तो अभी हम इसमें देखेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। कुछ ऐसे लॉज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने पास किए सोसाइटी के जरूरत के हिसाब से, बट वो लॉज अनपॉपुलर थे या बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। कंट्रोवर्शियल का मतलब अगर इक्वल नंबर ऑफ पीपल उस लॉ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ पीपल उस लॉ को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंट्रोवर्सी का टर्म बन गया। तो वैसे ही कुछ ऐसे लॉज हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे एक सॉफ्ट ड्रिंक केस में। बट अभी हम ये देखते हैं कि लॉज जब बनते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल कैसे हो जाते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, जब कोई लॉ पास होता है तो मैंने कल बताया था कि वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से पास होता है। जिस चीज की सोसाइटी को जरूरत होगी हमेशा वही लॉज पास होंगे। बट अगर कभी कभी गवर्नमेंट से ये गलती हो जाती है कि कोई ऐसा लॉ पास हो जाता है जो सोसाइटी के ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेड नहीं होता, ज्यादातर सोसाइटी के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोगों के लिए को बेनिफिट होता है उस लॉ से, तो ऐसे लॉज को हम बोल सकते हैं कि वो एक कंट्रोवर्शियल लॉज हैं या वो लॉज गलत हैं। अगर ज्यादा लोग किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉ सही नहीं होगा सोसाइटी के लिए। तो अगर कभी कभी ऐसे लॉज पास होते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास ये राइट होता है कि वो उसको इजीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, सरकार की पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई भी इंप्लीमेंट की हुई लॉ, तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट को बोलूं कि हाँ मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है या इस चीज को चेंज करो, मॉडिफाई करो, एडवांस करो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम डेमोक्रेसी को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाती है तो अभी मैंने बताया कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को पसंद नहीं आएगा। बट अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि अगर उन्हें कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको क्रिटिसाइज करें और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के आरटीआई के थ्रू, पीआईएल के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। अभी आरटीआई और पीआईएल क्या होता है ये हम बाद में देख लेंगे। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अगेंस्ट इट द लॉ शुड बी रिफ्रेम्ड और चेंज्ड। अगर सोसाइटी के ज्यादा लोगों को वो लॉ पसंद नहीं आ रहा है तो उस लॉ को दोबारा फ्रेम करना चाहिए, मतलब दोबारा बनाना चाहिए या उसे बदल देना चाहिए। तो ये तो एक सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा है तो उस लॉ को मॉडिफाई कर दो, या कोई लॉ गलत इंप्लीमेंट हुआ है तो उसे हटा दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है जुडिशियरी का। इंडिया में हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है जो ना जिससे ना लेजिस्लेचर से मतलब है ना एग्जीक्यूटिव से मतलब है। तो अगर हमारे पास ये राइट है कि मुझे कोई लॉ सही नहीं लग रहा है, जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं है, सोसाइटी को उससे नुकसान हो रहा है, तो मेरे पास ये पावर है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूं और कोर्ट जब भी डिसीजन देगा वो सही ही डिसीजन देगा। मतलब वो कभी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करेगा, ना वो किसी पर्टिकुलर सिटीजन को फेवर करेगा जिसने केस किया है। तो जुडिशियरी हमेशा रोल प्ले करती है डिस्प्यूट सॉल्व करने का। मतलब अगर गवर्नमेंट गलत है तो जुडिशियरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाएगी, और अगर वो सिटीजन गलत है या वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी गलत है जिसने केस किया है तो जुडिशियरी उसके अगेंस्ट भी जाएगी। तो जुडिशियरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और इसीलिए हम इंडिया की जुडिशियरी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, क्योंकि उसे किसी से मतलब नहीं है, जो सही है जुडिशियरी उसी के साथ होगी। अब हम एक केस देखते हैं, द सॉफ्ट ड्रिंक केस 2003। सॉफ्ट ड्रिंक्स हम सब पीते हैं, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं हमारे पास कोल्ड ड्रिंक में, जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, माजा है, फैंटा है। तो
2003 में क्या हुआ कि एक बार अचानक एक इन्वायरमेंट की टेस्टिंग एजेंसी थी, मतलब एक इन्वायरमेंटलिस्ट का ग्रुप था जो इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स को टेस्ट किया। अब कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो इंडिया में जनरली उस टाइम पे मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, बहुत कम मैन्युफैक्चर होते थे, ज्यादातर फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड कोल्ड ड्रिंक्स इंडिया में थे। अभी भी अगर हम बात करें तो जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला और पेप्सी, दोनों इंडिया की कंपनी नहीं है। तो ये कंपनियां कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर किया करती थी। बट इसमें क्या हुआ, जब टेस्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन कोल्ड ड्रिंक्स को, तो उसमें उन्हें पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी ज्यादा लगी। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं हम सबको पता है, वो पेस्ट मारने के लिए खेतों में यूज किए जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े मारने के लिए। तो टेस्ट करने पे उन्हें यह मिला कि कोल्ड ड्रिंक में जो पेस्टिसाइड्स है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और उसकी क्वांटिटी इतनी है जितनी फॉरेन कंट्रीज में तो एक्सेप्टेबल है, बट इंडिया में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इंडियन की बॉडी इतने पेस्टिसाइड्स को रेजिस्ट नहीं कर सकती, और वो बहुत हार्मफुल है अगर इंडियंस उस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। तो जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद पूरे कंट्री में हंगामा हो गया, लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स खरीदना बंद कर दिया। कोई भी, अब अगर हमारे ही पापा हैं तो उन्हें पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक खराब है बॉडी के लिए, तो वो ऑब्वियसली उसे नहीं खरीदने देंगे। तो कोल्ड ड्रिंक की सेल अचानक बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ, अब कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां बार बार टीवी पे एड्स के थ्रू, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह यही प्रूव करने में लगी थी कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल सेफ है, चाहे वो कोका कोला हो चाहे वो पेप्सी हो। बट कुछ ऐसे सोसाइटी के अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट को कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करना चाहिए कि इसमें कितने क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स है और ये सही में खतरनाक है या नहीं है, और अगर ये डेंजरस है, ये बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया धीरे धीरे पूरे कंट्री में, और बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, ऑपोजिशन पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाना शुरू किया ताकि गवर्नमेंट इसके लिए कोई डिसीजन ले। तो फाइनली उस टाइम पे जो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि ठीक है, इस कोल्ड ड्रिंक को हम टेस्ट करेंगे, और गवर्नमेंट ने 24 सैंपल्स को मैसूर और कोलकाता में गवर्नमेंट की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो फूड को टेस्ट करती है और फिर मार्केट में रिलीज करती है। तो इन दोनों एजेंसीज में कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे सैंपल्स को भेजा गया। जब कोल्ड ड्रिंक के इतने सारे सैंपल वहां पे गए, जब उनके टेस्ट हुए, तो वहां यह पता चला कि 24 सैंपल्स में से 18 सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मतलब 24 में से 18 कोल्ड ड्रिंक ऐसे थे जिनको पीना हार्मफुल था। अब जब ये चीजें रिलीज हो गई मीडिया में, तो अब लोगों को क्या लगने लगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए और गवर्नमेंट को इस कंपनीज के ऊपर बैन करना चाहिए। तो फिर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि इन कंपनीज के ऊपर बैन लगा दो। बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन गया कि जब गवर्नमेंट को पता है कि ये चीज खराब है, फिर भी गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम देखते हैं कि इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया। एक्शन वॉज नॉट टेकन अगेंस्ट द कंपनीज। उसके बाद मिनिस्टर जो उस टाइम के थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं बैन किया है कोल्ड ड्रिंक को, तो क्या बोला गवर्नमेंट ने, मतलब मिनिस्टर ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कि हमने कोई परमिसिबल लिमिट सेट नहीं की थी। जैसे अगर आप रोड पे जाते हो, ठीक है, ओवर स्पीडिंग का चार्ज लग जाता है कार या बाइक ज्यादा तेज चलाने पे। तो ओवर स्पीडिंग का क्या मतलब होता है? मतलब अगर लिखा हुआ है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक, इससे तेज बाइक नहीं चला सकते, तभी फाइन लग सकता है। अगर मैं 70 किलोमीटर पर आवर पे चला लूं, 80 पे चला लूं, तो मुझे फाइन लग जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ लिखा हो आपको स्पीड नहीं चलाना है, तो स्पीड का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। कोई ऐसा होगा जो 80 चलाएगा, कोई किसी को 40 पे भी बहुत तेज लगता है स्पीड। तो जब मैंने एक एग्जैक्ट लिमिट ही प्रिस्क्राइब नहीं की कि इस लिमिट से ज्यादा नहीं चलाना है, तो गवर्नमेंट मुझ पे फाइन नहीं लगा सकती। अगर बस लिखा हुआ है कि ज्यादा तेज बाइक ना चलाएं, तो ज्यादा तेज का मतलब क्या होता है? 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एक लिमिट नहीं बताई है।
तो यहां भी गवर्नमेंट ने वही बोला, यहां भी गवर्नमेंट ने बोला कि पेस्टिसाइड्स का लिमिट हमने तय नहीं किया था पहले से। अगर ये लिखा होता कि 1000 ml में 10 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, बट अगर कंपनीज 10 ग्राम से ज्यादा डालती हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने रूल का वायलेशन किया है। बट अगर कुछ लिखा ही नहीं है कि कितना प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, तो कंपनी या ज्यादा डाले या कम डाले उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यही गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि हम कंपनीज के ऊपर कोई भी फाइन या बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने कोई परमिसिबल लिमिट तय नहीं किया है। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। इसलिए क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को ये चीज तो पता है कि वो हार्मफुल है पीने में, तो अगर कोल्ड ड्रिंक पीने में हार्मफुल है तो आप उस पर बैन लगा दो। आपका जो डिसीजन है कि हमने कोई परमिसिबल लिमिट तय नहीं किया है, ये एक गलत डिसीजन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये डिसीजन खराब लगा, कुछ लोगों को ये डिसीजन अच्छा लगा, तो इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं कंट्रोवर्शियल लॉ। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब अभी भी बहुत हंगामा हो रहा था, डिबेट्स हो रहे थे, डिस्कशंस हो रहे थे, तो फिर पार्लियामेंट की दोनों हाउस ने एक कमेटी बनाई, मतलब दोनों हाउसेस के मेंबर थे उसमें, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। उन्होंने एक कमेटी बनाई, फिर से कोल्ड ड्रिंक के सैंपल्स को टेस्ट किया गया, और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन दिया कि हम एक स्टैंडर्ड अब फिक्स कर रहे हैं, मतलब हम अब एक प्रेस्क्राइब लिमिट फिक्स कर रहे हैं। अगर किसी भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने उसको वायलेट किया तो हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। मतलब अभी भी उन कोल्ड ड्रिंक कंपनीज के ऊपर तो फाइन नहीं लगा, बट एक परमिसिबल लिमिट तय कर ली गई, और ये परमिसिबल लिमिट उतनी थी जितनी इंडिया के बाहर बाकी कंट्रीज में थी। मतलब जितना फॉरेन कंट्रीज में लिमिट है पेस्टिसाइड का, उतना ही लिमिट इंडिया में भी होगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर का केस है जो कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल केस था, और बहुत दिन तक इसका चर्चा मीडिया में या पेपर में हमेशा, रिपोर्ट्स में, जर्नल्स में, एडिटोरियल्स में हमेशा होते रहता था। अब एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रीट वेंडिंग का। अगर आप अपने घर से बाहर निकलो या ऑफिस से बाहर निकलो, तो आपने देखा होगा रोड के साइड में बहुत सारे सब्जी वाले या फास्ट फूड वाले, इनके बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रीट वेंडिंग है। स्ट्रीट वेंडिंग के अपने बेनिफिट्स भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है उनकी वजह से। बेनिफिट्स ये हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। हम घर से बाहर निकले, एक स्ट्रीट वेंडर है, उससे हमने वो चीज खरीद ली। या ऐसा हो सकता है कि मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरा घर रेस्टोरेंट दूर है मेरे घर से, तो मैं जा नहीं सकता, तो मैंने नीचे उतर के खा लिया कुछ। या कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, बट वो स्ट्रीट वेंडर्स के पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसके कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये भी एक बेनिफिट है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो कोई कुछ पैसे नहीं कमा रहा है, वो एक स्टॉल लगा के और थोड़े बहुत पैसे रोज कमा सकता है। तो ये सब उसके बेनिफिट हैं। बट स्ट्रीट वेंडिंग के नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि इससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं रोड में, वो हम बोल सकते हैं कब्जा हो जाता है उनका। आधी रोड के ऊपर स्टॉल लग गए हैं, आधी ही रोड बची है जिससे गाड़ी पास करेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो अगर आपने कुछ खाया किसी स्ट्रीट वेंडर से और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उनकी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती, हो सकता है कि बहुत पुअर क्वालिटी का ऑयल यूज करता हो वो स्ट्रीट वेंडर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ अच्छी चीजें हैं। अब गवर्नमेंट अगर स्ट्रीट वेंडिंग को बैन कर दे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगी, बट जो अच्छी चीजें हैं उसके बदले में गवर्नमेंट ने हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया। अगर गवर्नमेंट उसे बैन ना करे तो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, बट जो प्रॉब्लम्स है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि गवर्नमेंट को स्ट्रीट वेंडिंग बैन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना होगा कि स्ट्रीट वेंडिंग किस किस मायनों में फायदेमंद है और किस किस मायनों में वो फायदेमंद नहीं है, और कुछ गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले जिससे ना स्ट्रीट वेंडर्स को ज्यादा नुकसान हो और ना कंज्यूमर्स को ज्यादा नुकसान हो। तो ये था हमारा एक स्ट्रीट वेंडिंग का एग्जाम्पल। अब अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे ये एक कंट्रोवर्शियल लॉ है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला होता है आरटीआई। आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट किया गया था 2005 में, और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो आप डायरेक्ट
एक लेटर लिख के और गवर्नमेंट से उस पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। मतलब ये लॉ अगर गवर्नमेंट ने पास किया, ये रीजन दिया कि हमने क्यों कंपनीज के ऊपर बैन नहीं लगाया, बट अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट को लेटर लिखोगे और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 30 डेज वो आपको सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये एक आरटीआई है जो एक हर एक सिटीजन के पास राइट है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी के बारे में कोई भी जानकारी कभी भी वो ले सकती है। दूसरा होता है पीआईएल। पीआईएल को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल में क्या होता है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि गवर्नमेंट ने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के ऊपर बैन नहीं लगाया और कोई एक बच्चा है जिसकी सॉफ्ट ड्रिंक पीने से डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में उस एक पर्टिकुलर इंसान जिसकी डेथ हुई है उसके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के पास ये पावर है कि वो कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उस सॉफ्टवेयर कंपनी के अगेंस्ट। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो केस करना। हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या वो किसी सिटीजन के अगेंस्ट या वो किसी कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, बट हम उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें ये पावर दिया है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट हो या कोई कंपनी हो सबके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि सबसे बड़ा रोल लॉज में सिटीजन का होता है। अगर सिटीजन चाहे तो कोई लॉ इंप्लीमेंट करवा सकती है, और अगर सिटीजन नहीं चाहे तो कोई इंप्लीमेंट किया हुआ सिटीजन चाहे तो कोई इंप्लीमेंट किए हुए लॉज को खत्म भी किया जा सकता है या रीड्राफ्ट या रीमॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो हमारा रोल सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना ही नहीं होता है, हमारे बीच और उस रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब मुझे जो चाहिए वो मैं अपनी बात अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास रख सकूं, अपने मिनिस्टर्स के पास या जो भी लोग हैं, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, और एमपीज एमएलएज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। तो अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक ट्रांसपेरेंसी होगी सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में या अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, तभी लॉज को अच्छी तरीके से और सही लॉज को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो बस यही था इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लॉज में, जिसमें हमने जो जो चीजें देखी हैं कि लॉज क्या होते हैं, लॉज कैसे बनते हैं, लॉज कैसे चेंज हुए हैं ओवर द टाइम, और कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज हैं जिनसे कैसे इजिली टैकल उन प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।